रेलवे स्टेशन पर गरीब बहू की पहली गर्मी। अरे निशा बहू, जल्दी से आरती की थाली तैयार कर लो। मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या जो आप मुझे फालतू काम के लिए बोल रही हो? निशा बहू, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी देवरानी आ रही है। अरे तो कौन सा मेरी देवरानी मेरे टक्कर की है? कम से कम मेरे जितनी अमीर तो होनी चाहिए थी। निशा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। शर्मिला को इस बात का बहुत बुरा लगता है। आखिर क्या हो गया है बड़ी बहू को, अभी से ऐसा कर रही है। कोई बात नहीं शर्मिला, तुम कोई काम मत करो। सुनो पारुल, तुम ही जाकर आरती की थाली तैयार कर दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाकर आरती की थाली तैयार करके लाती हूँ। पारुल आरती की थाली तैयार करके ले आती है, जिसके बाद शर्मिला अपनी नई नवेली बहू का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। हाँ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, बाहर बहुत गर्मी है। सलोनी अपनी सास के घर में एसी वाले कमरे में आकर बैठ जाती है। माँ जी, जेठानी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी आती ही होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। शर्मिला अपनी नई बहू के लिए खाना लेकर आती है। इस तरह सलोनी कुछ खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने जाती है। अगले दिन सलोनी समय पर उठती है और सभी के लिए नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। ओह माय गॉड, ये क्या रखा है? यहाँ पर इतना ऑयली खाना कौन खाता है? तभी सलोनी नाश्ते की टेबल पर पुदीने से बनी हुई चटनी लेकर आती है। व्हाट रबिश, अब ये सब क्या है? ये पुदीने की चटनी है, पराठे के साथ अच्छी लगती है। कितने लो क्लास की हो तुम। इस घर में भूखमरी नहीं है जो तुम ऐसा गरीबों वाला खाना बना रही हो। जाओ मेरे लिए जूस बनाकर लेकर आओ। निशा का ये बर्ताव सलोनी को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपनी जेठानी की बात मानकर उसके लिए जूस बनाकर लाती है। उसी वक्त नाश्ते की टेबल पर सभी लोग सलोनी को शगुन और तोहफे दे रहे होते हैं। आते ही मेरा प्यार और ये तोहफे मुझसे छीन लिए। मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये मुझसे घर भी छीन लेगी। तभी शर्मिला कहती है, मैं ये सोच रही थी कि ऊपर वाला पूरा फ्लोर अपनी छोटी बहू के लिए ही बनवा दूं। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है और ये घर मेरा ही रहेगा। मैं इस घर का एक तिनका भी नहीं दूंगी किसी को। निशा इतना सोचते ही खाने की टेबल पर बना खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उस दिन से निशा किसी न किसी तरह प्रॉपर्टी के पेपरों को अपने नाम करवाने में लग जाती है। सुनिए जी, ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। घर के कर्ता धर्ता आप हैं और बंटवारा दोनों बेटों में क्यों हो? वैसे तुम सही बोल रही हो, मैं बड़ा बेटा हूँ और सब चीजों पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इस तरह निशा और तुषार दोनों किसी न किसी तरह से प्रॉपर्टी के सारे कागज अपने नाम करवा लेते हैं। एक दिन शर्मिला अपने पैसों से सलोनी के लिए प्यारी सी साड़ी लेकर आती है। सलोनी, सलोनी, कहाँ हो? जरा यहाँ पर आना। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ, बताओ जरा कैसी लग रही है तुम्हें? अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है। ये आपने कहाँ से ली? तभी वहां पर निशा आ जाती है और सलोनी के हाथों से साड़ी छीन लेती है। जरा इधर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं कैसी साड़ी लेकर आई है मेरी सासू माँ। अरे माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? सिर्फ एक ही साड़ी लेकर आई हो? मैं क्या घर के अंदर मर गई हूँ? अरे बहू मरे तुम्हारे दुश्मन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें भला तुम्हें शोभा देती हैं क्या? आप इतना बड़ा दोगलापन कर रही हो, आपको शोभा देता है क्या? मुझे तो पता ही था कि आप मुझे प्यार ही नहीं करती, इसलिए आप सारा प्यार सलोनी को ही देती हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो। वैसे भी तुम्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है, तुम तो इतने अमीर परिवार से हो। कमी तो मेरी बहू सलोनी को है, तभी मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारे अलमारी में तो इतने हजारों रुपए की साड़ियां पड़ी हैं जिन्हें तुमने आज तक पहना ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है, आप लोग मेरी हर एक छोटी छोटी चीजों पर इतना ध्यान देती हो। ये अच्छी बात नहीं लगी। आप लोगों को तो इस घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए। वो तो तरस खाकर मैंने तुम्हें इस घर के अंदर रहने दिया, लेकिन अब बहुत हुआ। इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकती। आप सब अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। क्यों, ये घर तुम्हारा है क्या? ये घर मेरा है, मैं क्यों अपने घर से जाऊं? भाभी, लोगों को अमीर होने का घमंड होता है, लेकिन आपके अंदर तो कुछ ज्यादा ही है। देखो तो सही, कैसे कैंची की तरह जुबान निकलने लगी है माँ और बेटी की। अभी तुम्हें दिखाती हूँ। निशा प्रॉपर्टी के पेपर लाकर घर के सभी लोगों को दिखा देती है। ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कैसे किया? जैसे सब करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया।
अब प्यार से जा रही हो इस घर से या फिर मैं धक्के मार के निकालूं? इसकी जरूरत नहीं है जेठानी जी, हम इस घर से चले जाएंगे, आप इस घर में खुश रहो। इस तरह सलोनी अपने पूरे परिवार को लेकर घर से निकल जाती है। गर्मी का समय होता है। धूप में जैसे ही वो घर के बाहर निकलते हैं उन्हें पसीने आने लगते हैं। बहुत गर्मी है। अपने घर में रहते थे, कूलर, पंखा, एसी सब कुछ चलता था, कभी गर्मी महसूस नहीं हुई। फिलहाल देखो ना कितनी गर्मी है। अब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ये लो पारुल, थोड़ा सा पानी बचा है, पी लो। अपने भाई के हाथों से पानी लेकर पारुल पीने लगती है। चलते चलते वो एक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सलोनी को एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। बहुत तेज धूप हो रही है और बहुत गर्मी भी हो रही है। देखो, पता नहीं ये झोपड़ी किसकी है, लेकिन हमें फिलहाल इस झोपड़ी में ही चलना चाहिए। सलोनी पूरे परिवार को रेलवे स्टेशन की झोपड़ी के अंदर ले आती है, जहां वह धूप से बच जाते हैं। बहुत पसीना आ रहा है। सही कहा, गर्मी हो ही इतनी रही है, क्या कर सकते हैं। इधर पूरा परिवार झोपड़ी के अंदर गर्मी से मर रहा था, तो उधर निशा पूरे घर में अपना राज करके आराम से ऐसे ही हवा में सो रही थी। बड़ी बहू लालची है, ये तो मुझे पता था, लेकिन वो हमारे साथ अपने लालच में आकर इतना बड़ा विश्वासघात करेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। 1 से 2 दिन तो वह गर्मी में भूखे प्यासे बिता लेते, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था सिवाय रेलवे स्टेशन पर ही काम ढूंढने के। आजकल रेलवे स्टेशन की पटरी पर काम चल रहा है, मैं वहीं काम करना शुरू कर दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ वहीं काम कर लूंगा, तो थोड़े पैसे ज्यादा आ जाएंगे। आज ही मुझे रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करने का काम मिला है, कुछ पैसे मैं भी कमा लिया करूंगी। मैं पानी बेचने का काम शुरू कर देती हूँ, वैसे भी गर्मी बहुत है और आजकल लोग पानी ज्यादा खरीदेंगे। मेरे लायक कोई काम है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर में ही रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हम तुम्हारी पढ़ाई पूरी जरूर करवाएंगे। जिस तरह से सलोनी गरीब परिवार से आई थी, उसी तरह उसने फिर से गरीबों को संभालना शुरू कर दिया था। वह अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी बनकर गर्मी में कड़ी धूप में खड़े होकर लोगों को पानी बेचती है। इसी के चलते वह सब थोड़े थोड़े पैसे कमा लेते हैं, जिससे राशन और घर की जरूरत के सामान आ जाते हैं। आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह सलोनी पूरे परिवार को प्यार से संभाल लेती है और गरीबी में वो सब लोग अच्छे से गुजर कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ निशा अपने ही परिवार वालों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है, लेकिन जो धोखाधड़ी उसने अपनी देवरानी और सास के साथ की थी, आज वही उसका खुद का परिवार उसके साथ करके उसे घर से निकाल देता है। अरे बहन, ये क्या बात कर रही हो? तुमने पूरे होशो हवास में हमारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। चलो अब तुम यहाँ से निकल जाओ अपना बोरिया बिस्तर लेकर। मयंक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कितने भरोसे से तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ यहाँ पर रखा था, तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। गलत कहावत बोल रही हो दीदी। मैं एक और कहावत जानता हूँ, चोर के घर में चोरी करना जैसा आपने किया वैसा हमने आपके साथ कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इस तरह उनकी बातें सुनकर निशा फूट फूट कर रोने लगती है। हमने जैसा अपने परिवार के साथ किया, आज हम वैसा ही भुगत रहे हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, चलो अपने परिवार को ढूंढते हैं। निशा और तुषार अब सड़क पर आ चुके थे। वो यहाँ वहाँ हर जगह अपने परिवार को ढूंढते हैं। बहुत मुश्किलों से उन्हें रेलवे स्टेशन पर अपना परिवार वापस मिल जाता है। माँ जी, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा और अपने लालच में आपको सड़ी गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हम सब फिर से एक साथ रहेंगे। निशा को अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखा तो घर में सब उसको माफ कर देते हैं। अब वह एक किराए का मकान ले लेते हैं और दोनों भाई नौकरी करना शुरू कर देते हैं। देवरानी जेठानी दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।